हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित सम्मान अध्ययन बुक जो कि 8वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम आधुनिक भारत अध्याय 29 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। ध्यान रखिएगा, इससे पहले ऑलरेडी हमने प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण 20 अध्याय ऑलरेडी हमने करा रखा है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, आधुनिक भारत से संबंधित अध्याय 21 से लेकर के अध्याय 28 तक ऑलरेडी हमने करा रखा है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? याद रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में की गई थी। इसमें 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये ऑप्शन 1885 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के, ठीक है, बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में की गई थी। ठीक है, तो यहाँ से 2-3 सवाल बन सकते हैं। एक तो आपको बनेगा ये तिथि का कि कब हुआ था इसका स्थापना। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो बम्बई में। किस जगह पे हुआ था? तो ये ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में की गई थी। कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? तो ध्यान रखना 72 भाग लिए थे। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो वेमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। ठीक है, इसकी स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इन सब सवालों को आंसर आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस बात आप देख सकते हैं यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामांकन दादा भाई नौरोजी के परामर्श पर किया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामांकन किनके द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? सभी को पता होगा, लोकमान्य तिलक। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल ही सही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए जानकारी लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। वेलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। ठीक है, वेलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। इसी विषय पर तिलक ने सिरोल पर मानहानि का मुकदमा किया। इसी विषय पर तिलक ने सिरोल पर मानहानि का मुकदमा किया, जिसमें वे हार गए थे। लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए तिलक ने 1893 ईस्वी में गणेश उत्सव एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव की शुरुआत की थी। ठीक है, याद रखना है, जो तिलक जी थे 1893 ईस्वी में गणेश उत्सव और 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव की शुरुआत की थी। ठीक है, किस लिए? ताकि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो सके। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव किसने शुरू किया था? तिलक ने। क्यों? लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को क्या कर सके? जागृत कर सके। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, शेर पंजाब के नाम से इनमें से कौन प्रसिद्ध थे? बताना है, शेर पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? सही को पता होगा, लाला लाजपत राय। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही दिख रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है, शेर पंजाब व पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय प्रसिद्ध थे। इन्होंने 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लेकर राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। ठीक है, वे भारतीय कांग्रेस में गर्म दल के नेता थे। ठीक है, लाल पाल बाल सुने होंगे आप लोग। ठीक, उसी में ये थे। ठीक है, लाल। पंजाब में 1906 ईस्वी में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रसार हुआ। सरकार ने रावलपिंडी में आंदोलन को कुचलने की दृष्टि से सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगा दी तथा लाला लाजपत राय व अजित सिंह शहीद भगत सिंह के चाचा थे ये को गिरफ्तार कर मांडले जेल भेज दिया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए सवाल है, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर ने भाग लिया था। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? लॉर्ड इरविन लिया था, या फिर लॉर्ड विलिंगटन लिया था, या फिर लॉर्ड डफरिन लिया था, या फिर लॉर्ड हार्डिंग?
बताना है वो व्यक्ति कौन था जो कांग्रेस के अधिवेशन में गवर्नर के रूप में भाग लिया था। तो याद रखना है वो व्यक्ति था लॉर्ड विलिंगटन, जो कि 1915 में भाग लिया था, मुंबई में हुआ था इसका अधिवेशन। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है, ध्यान रखिएगा। आइए जानकारी लेते हैं थोड़ा सा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 31वें अधिवेशन में लॉर्ड विलिंगटन ने भाग लिया था। इस अधिवेशन का आयोजन 1915 ईस्वी में बम्बई में किया गया था। इस समय वह बम्बई का गवर्नर था। उन्होंने 1931 से 36 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय के रूप में कार्य किया। इसके कार्यकाल में 1 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन भी हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना है गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे ना, 31, 32, 30, 31, 32। ठीक है, ध्यान रखिएगा 3 गोल मेज सम्मेलन हुआ था। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 32 में। ठीक है, 1930, 1931, 1932। ठीक है, 1930 वाला याद रखिएगा, इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है 1938 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। बताना है आपको कि 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। दिए गए ऑप्शन आपको बताने हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका फिलहाल सही आंसर है यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। ठीक है, 1938 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ध्यान रखिएगा। इसके बाद ध्यान रखिएगा 1939 वाला भी याद रखिएगा। ठीक है, 1939 का जो अधिवेशन हुआ था कहाँ पे हुआ था, तिरापुरी में हुआ था। कहाँ पे, तिरापुरी में हुआ था। ठीक है, 1939 में। तो यहाँ भी देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस ही अध्यक्षता किए थे, लेकिन यहाँ पे कुछ विवाद हुआ था। ये महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे अध्यक्षता करें। ठीक है, तो इसको लेकर कुछ विवाद भी हुआ था। ठीक है, इसे पूरा स्टोरी बताने में थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, तो चलिए फिर आगे लेते हैं। ध्यान रखिए सिर्फ यहाँ पे 1939 में त्रिपुरी में देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस ही वहाँ पे अध्यक्षता कर रहे थे। चलिए आगे देखते हैं, शायद यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, देखिएगा। कांग्रेस के हरिपुरा, जो कि गुजरात में पड़ता है, अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने फरवरी 1938 में की थी। यह कांग्रेस का 92वां है ना अधिवेशन था। दूसरी बार वे 1939 ईस्वी में त्रिपुरी मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी के विरोध के बाद भी अध्यक्ष पद के लिए चुन लिए गए, जिसमें इन्होंने पटाभी सीतारमैया को पराजित किया था। पराजय के बाद भी गांधी जी ने कहा कि पटाभी की हार मेरी हार है। एक्चुअली में यहाँ पे ये सुभाष चंद्र बोस को पता नहीं था कि गांधी जी नहीं चाहते कि दोबारा हम बने। ठीक है, और ये जो पटाभी सीतारमैया है ना, इनको खड़ा करने वाले व्यक्ति ही थे, गांधी जी ही थे। लेकिन बाद में फिर इनको पता चलता है सुभाष चंद्र बोस को कि मेरे खिलाफ जो खड़ा किए हैं और ऐसे बात कह रहे हैं कि पटाभी की हार मेरी हार है। क्यों ऐसा कह रहे थे, क्योंकि इनको खड़ा करने वाले व्यक्ति कौन थे, सीतारमैया को खड़ा करने वाले व्यक्ति गांधी जी ही थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा विवाद था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। ठीक है, कौन थे, जेबी कृपलानी थे, याद रखना है। ठीक है, और इससे पहले आप देखेंगे कि 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद वहाँ पर अध्यक्षता करते हैं, और 40 से कंटिन्यू 45 तक कौन रहते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहते हैं। ठीक है, जो कि सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का है। अगर कोई पूछे आपसे कि आपका यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा लंबे समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष कौन रहे थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे थे 1940 से लेकर 1945 तक। क्योंकि उसके बीच में सभी देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन में सब व्यस्त हो जाते हैं, फिर वहाँ पे कोई अधिवेशन नहीं होता है। तो 1940 में जब अधिवेशन हुआ था रामगढ़ में, ठीक है, जो कि झारखंड में पड़ता है, तो वहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बनाया गया था अध्यक्ष। उसके बाद फिर कंटिन्यू वहाँ फिर कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था, तो अध्यक्ष के रूप में वही रहे थे। ठीक है, तो लॉन्ग पीरियड इन्हीं का है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। लेकिन आज़ादी के समय बात करें कौन थे, तो याद रखना है जेबी कृपलानी थे। ठीक है, वैसे आज़ादी के बाद पूछे तो राजेंद्र प्रसाद होंगे। 1947 में कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कि दिल्ली में हुआ था यह अधिवेशन। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं, फिर इसको देख लेते हैं थोड़ा सा।
आचार्य JB कृपलानी भारत के स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1946 ईस्वी में मेरठ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उनका पूरा नाम जीवटराम भगवान दास कृपलानी था। ठीक है, शॉर्ट में लोग JB कृपलानी कहते हैं। उन्होंने विजिल नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया और किसान मजदूर प्रजा पार्टी अथवा प्रजा पार्टी का गठन किया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है, आज़ादी के समय अध्यक्षता कौन कर रहे थे? कृपलानी थे। ठीक है, 1946 में इनको बनाया गया था, तो 47 में जब तक नहीं हुआ चुनाव तब तक अध्यक्ष ही थे। ठीक है, तो फिर 1947 में फिर कौन बने थे? आज़ादी के बाद राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है, और फिर 1948 में बने थे पटाभी सीतारामैया। 1948 में जयपुर अधिवेशन में अध्यक्षता इन्होंने ही किया था। ठीक है, सीतारामैया। चलिए अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सवाल है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की रणनीति क्या थी? असहयोग, राज वामबंध्य, अनुकूल परिघटन, अविधेयक। बताना है सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखना है, सही आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन। ठीक है, राज वाम बांध्य। ठीक है, बी ऑप्शन सही है, ध्यान रखिएगा। राज वाम बांध्य पद्धति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की प्रमुख रणनीति थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था भारतीयों में जागरूकता उत्पन्न करना और प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित करना। इस आंदोलन के परिणामस्वरूप ही ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक चरित्र उजागर हुआ। 1907 ईस्वी के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल व गरम दल में विभाजित तो हो गई थी। ठीक है, ध्यान रखना है, 1907 में ही है ना, 1907 ईस्वी के जब कांग्रेस अधिवेशन हुआ था सूरत में। ठीक है, तो वहाँ पे सूरत अधिवेशन में देखेंगे कि कांग्रेस जो है वो बदल जाता है, माने कह सकते हैं बढ़ जाता है नरम दल और गरम दल में। ठीक है, फिर आगे चल करके आप देखेंगे कि दोनों एक भी हो जाते हैं। ठीक है, दोनों फिर मिल भी जाते हैं। अगर बात की जाए फिर गरम दल और नरम दल कब दोनों आपस में दोनों का मिलन हो जाता है, मतलब दोनों मिल जाते हैं, तो याद रखना है 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। ठीक है, 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। वहाँ पे देखेंगे कि जो अध्यक्षता किया था अंबिका चरण मजूमदार, तो उन्हीं के देखेंगे कि अध्यक्षता में फिर ये दोनों नरम दल और गरम दल मिल जाते हैं। ठीक है, 1916 में, और 7 में अलग हो जाते हैं। 7 में साथ छूट जाता है, 16 में फिर मिल जाते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है कि 1908 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को 6 वर्ष कारावास की सजा दी गई थी? 1908 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को 6 वर्ष कारावास की सजा दी गई थी? वैसे बात करें 1908 वाला घटना के बारे में, तो 1908 में देखेंगे जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो मद्रास में हुआ था। ठीक है, और वहाँ पे देखेंगे कि रास बिहारी बोस थे उनके अध्यक्ष, उसमें अध्यक्ष कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे 1908 में। ठीक है, और मद्रास में हुआ था। इससे पहले 1907 में भी देखेंगे कि रास बिहारी बोस ही थे। ठीक है, तो शायद रास नहीं आया और नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे 1907 में, जो कि सूरत अधिवेशन हुआ था, यानी सूरत ही बदल गया था। रास नहीं आया उन लोगों को 1907 में, और नरम दल गरम दल अलग हो गए थे। एक हम याद करने का तरीका बता रहे हैं। ठीक है, 1907 में 7 छूट गया नरम दल और गरम दल का, सूरत ही बदल गई, क्योंकि सूरत में अधिवेशन हुआ था, क्योंकि रास नहीं आया दोनों को, क्योंकि रास बिहारी वहाँ पे बोस क्या थे, अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, और फिर 1916 में देखेंगे कि अंबिका चरण मजूमदार अनेक मजबूर होकर के नरम दल और गरम दल को एक किया गया, वहाँ पे मिलाया गया, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं था कि किसी एक के बिना देश आज़ाद हो सके, तो मजबूर होकर के नरम दल और गरम दल को एक लाया गया 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, जो कि नवाबों का शहर भी है लखनऊ। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे सवाल क्या है, 1908 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को 6 वर्ष कारावास की सजा दी गई थी? ठीक है, तो 1908 में हम कह रहे हैं कि यहाँ पे ये मद्रास में अधिवेशन हुआ था रास बिहारी बोस के अध्यक्षता में। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल क्या है, सवाल है कि 1908 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को 6 वर्ष कारावास की सजा दी गई थी? तो याद रखना है ये व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा, ध्यान रखिएगा। सवाल है दिया गया यहाँ पे, केसरी में वर्णित लेखों के फलस्वरूप बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 24 जून 1908 को 6 वर्ष का कारावास देकर मांडले जेल, जो कि बर्मा में है, ये कैद कर दिया गया। यहीं पर अपने कारावास के समय तिलक ने आर्कटिक होम ऑफ द विदाज एवं गीता रहस्य नामक पुस्तकों की रचना की थी। ठीक है, यहाँ से भी सवाल बन सकता है, अपने आप में ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, गीता रहस्य और आर्कटिक होम ऑफ द विदाज किसने लिखा, कहाँ पे रह के लिखा था? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मांडले जेल में रह के लिखा था इन्होंने। ठीक है, जो कि बर्मा में पड़ता है, जो म्यांमार है आज। चलिए अगला सवाल लेते हैं।
अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। अच्छा सवाल है, सही आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था। ठीक है, और हमने बताया यहाँ पर कि इसी अधिवेशन में देखेंगे कि अंबिका चरण मजूमदार जो थे, मतलब यहाँ पे क्या थे उस समय, अध्यक्षता कर रहे थे इसका। ठीक है, तो मजबूर होकर के नरम दल और गरम दल यहीं पे दोनों क्या होते हैं, मिलते हैं, ये भी याद रखना है। ध्यान दीजिएगा, 1916 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में अपने भाषण के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। 1916 ईस्वी में तिलक ने स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल का अर्थ था अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत स्वायत्तता प्राप्त करना। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना की, और होम रूल का क्या अर्थ था, अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत स्वायत्तता प्राप्त करना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। बताना है किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा लॉर्ड डफरिन। ठीक है, नाम भी तो था डफर। ठीक है, तो मजाक तो उड़ाएंगे ही। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, डफर यहाँ पे थे। ठीक है, डफरिन को हम डफर ही कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड डफर जो थे ना, ये इन्हीं के कार्यकाल में, इनका कार्यकाल 1884 से लेकर 1988 तक रहता है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में देखेंगे कि इसकी स्थापना कब होती है, 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पर वायसराय डफरिन ने यह कहते हुए उपहास किया था कि यह एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की जन प्रतिनिधित्व वाली संस्था है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन वर्ष 1886 में अध्यक्षता किसने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन वर्ष 1886 में अध्यक्षता किसने की थी। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, सही आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे दादा भाई नौरोजी 86 में, 93 में और 1906, ये तीन देखेंगे, तीनों में ये कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। 86 में भी किए थे, 1893 में भी किए और 1906 में भी किए थे। ठीक है, जॉर्ज यूले 1888 में किए थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1895 और 1902 में किए, और लाला लाजपत राय 1920 में किए थे। ठीक है, यहाँ ध्यान रख सकते हैं कि वर्ष 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया था। ठीक है, इसका सिंपल सा ट्रिक होता है। ठीक है, उसे आप चाहें तो याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, इसका ट्रिक है बक मई बक नई। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, बक मई और बक नई। अगर ये याद रख लेते हैं तो शुरुआत का जो 8 अधिवेशन जो हुए उसका आप क्रम से याद रख सकते हैं कि कहाँ कहाँ हुआ था। देखिए, बस से क्या होता है, बम्बई, तो पहली बार हुआ था बम्बई में, फिर हुआ था का से कलकत्ता, फिर म से मद्रास। ठीक है, और इसे इलाहाबाद, फिर ब से क्या हो जाएगा आपका बम्बई, फिर का से हो जाएगा आपका कोलकाता। ठीक है, और न से हो जाएगा नागपुर, और इस हो जाएगा इलाहाबाद। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, फिर से सुन लीजिएगा ध्यान से, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, ब से क्या हो जाएगा बम्बई। ठीक है, ये बम्बई है, फिर कलकत्ता है, फिर मद्रास है, फिर इलाहाबाद है। ठीक है, बम्बई कलकत्ता मद्रास इलाहाबाद, फिर बम्बई कलकत्ता नागपुर, और फिर यहाँ पे देखेंगे कि ये इलाहाबाद। ठीक है, तो बक मई बक नई याद रखेंगे तो आसानी से आप चाहें तो शुरुआत का 8 अधिवेशन याद रख सकते हैं कि कहाँ पे किस शहर में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। कांग्रेस के तिरापुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथियों का समस्त विवाद किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था। बताना है कि कांग्रेस के तिरापुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त विवाद किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था। सही आंसर होगा यहाँ पे कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन पर। ठीक है, आइए देखते हैं। कांग्रेस के तिरापुरी अधिवेशन जो कि 1939 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस, और 1938 वाला में भी किए थे, है ना। ध्यान रखिएगा,
और इसके बाद फिर 1940 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो बने थे, जो लगातार सबसे लंबे समय तक कार्यकाल का रिकॉर्ड भी है, ठीक है, क्योंकि उस वक्त कोई अधिवेशन हुआ ही नहीं था 1946 तक, तो ध्यान रखिएगा। तो बोस और दक्षिणपंथियों के मध्य विवाद कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन के प्रश्न पर केंद्रित हो गया। इस विवाद के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया एवं मई 1939 में कांग्रेस के अंतर्गत फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना फिर की थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। ये जो विवाद हुआ था ऊपर हम लोग देख चुके हैं, त्यागपत्र दिया था, इसके पीछे रीजन क्या था हम लोग ऊपर देख चुके हैं ना, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी। बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी। आसान सा सवाल है, बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी। जो पहला होता है ना, इंपॉर्टेंट होता है, वो जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये व्यक्ति कौन थे, ये थे, यहाँ पे देखेंगे श्रीमती एनी बेसेंट, ठीक है, क्योंकि भारतीय नहीं पूछा जा रहा है ना आपसे, अगर भारतीय पूछा जाता तो आंसर कुछ बदल जाता, ठीक है, तो फिर सरोजनी नायडू हो जाता, ऑप्शन नंबर ए। बट पूछा है आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन बनी थी, तो ये श्रीमती एनी बेसेंट बनी थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर भारतीय पूछा जाए तो सरोजनी नायडू होगा, जो कि 1925 में बनी थी कानपुर के अधिवेशन में, ठीक है। और श्रीमती एनी बेसेंट देखेंगे 1917 में बनी थी कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। आइए जानकारी लेते हैं थोड़ा सा, देखिएगा। श्रीमती एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। इन्होंने 1917 ईस्वी में कोलकाता में संपन्न हुए कांग्रेस के 32वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी, यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, जिन्होंने 1925 ईस्वी में कानपुर में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा 1925 इसका सही आंसर है, ठीक है, जब सरोजिनी नायडू बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, ठीक है, जो कि पहली भारतीय महिला थी, ठीक है। तो डेटा याद रखना है 1925 कलकत्ता, ठीक है, और पहली भारतीय महिला। चलिए अगला सवाल ध्यान रखना है। अगला सवाल है, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है। लोकनायक है ना, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, कंटिन्यू कर लेते हैं। अच्छा माफ़ कीजिएगा, लोकनायक जयप्रकाश है ना, लोकनायक जयप्रकाश बोलते हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ठीक है, इन्हें लोकमान्य कहा जाता है, लोकमान्य तिलक है ना, ये है लोकनायक। तो लोकनायक कौन थे, जयप्रकाश नारायण थे, ठीक है, थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा। लोक यहाँ पे नायक कौन है, लोकनायक है जयप्रकाश नारायण, लोकमान्य तिलक है यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक। चलिए ध्यान दीजिएगा, लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी की सरकार के विरुद्ध 5 जून 1974 को गांधी मैदान पटना से संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। तो ये भी याद रखिएगा, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था, ठीक है, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने ही किया था। 1998 ईस्वी में इन्होंने भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित फिर किया गया था, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था। बताना है कि किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। सवाल क्या है, सवाल ये है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से है, तो ये था जयप्रकाश नारायण, ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था, 1931 में, ठीक है। और 1931 से आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पे देखेंगे कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था, ठीक है। और आगे ध्यान दीजिएगा, गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा आदि ने किया था, इसे मिल करके किए थे। गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा इसे मिल करके बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किए थे, ठीक है। और उसी में देखेंगे बाद में जा करके जयप्रकाश नारायण इसी पार्टी से जुड़ जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किनके द्वारा किया गया था, तो याद रखना है जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था, बी ऑप्शन सही दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठन कांग्रेस के भीतर ही जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ला, मीनू मसानी और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा किया गया था। इस पार्टी के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे तथा जयप्रकाश नारायण इसके महासचिव थे। इसका प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन 21 अक्टूबर 1934 को बम्बई में किया गया था। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने
ऐतिहासिक 1932 ईस्वी के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। सवाल है पूना पैक्ट जो था, सुने होंगे आप लोग, ठीक है, तो ये ऐतिहासिक था 1932 ईस्वी का समझौता, तो इस पर हस्ताक्षर किसने नहीं किए थे, बताना है इसमें से कौन नहीं किया था। तो याद रखना है MK गांधी, महात्मा गांधी किसका सही आंसर है। आइए इससे जानकारी लेते, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 24 सितंबर 1932 के पूना समझौते पर डॉक्टर अंबेडकर दलित वर्ग की ओर से ये गए थे और पंडित मदन मोहन मालवीय हिंदू जाति की ओर से गए थे, ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते के अंतर्गत अंबेडकर ने हरिजनों के पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया तथा संयुक्त निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकारा। इसके साथ ही दलितों के लिए आरक्षित 71 स्थानों को बढ़ाकर 147 कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है पूना समझौता, पूना पैक्ट जिसे कहते हैं, ठीक है, का संबंध किससे था, दलित वर्ग से, संवैधानिक प्रगति से, शैक्षिक सुधार से या फिर हिंदू मुस्लिम एकता से। आसान सा सवाल है, ठीक है, ध्यान रखना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दलित वर्ग से। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पूना पैक्ट किनके बीच में हुआ था, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के मध्य हुआ था। कब हुआ था, 1932 में। ठीक है, पूना पैक्ट। और गांधी इरविन का समझौता अगर पूछे तो 1931 में हुआ था, याद रखिएगा। पूना समझौता का मुख्य उद्देश्य दलित वर्गों को प्रांतीय विधानमंडल में प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। ठीक है, पूना समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या था, दलित वर्ग को प्रांतीय विधानमंडल में प्रतिनिधित्व प्रदान करना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है अखिल भारतीय दलित वर्ग का संघ स्थापित किया गया था। अखिल भारतीय दलित वर्ग का संघ जो था उसका स्थापित किया गया था, किनके द्वारा किया गया था, ये आपको बतानी है। तो ध्यान रखना है, इसका सही आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा, दलित वर्गों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने वर्ष 1920 में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लास फेडरेशन का स्थापना किया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने स्वर्ण हिंदुओं तथा अछूतों में सामाजिक समानता का सिद्धांत के प्रचार हेतु समाज समता संघ की भी स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था। आमरण अनशन जो होता है, अनशन होता है, आमरण मतलब होता है जीवन भर जब तक ये इसकी मांग पूरी ना हो जाए। ठीक है, उसे ही कहते हैं आमरण। तो प्रथम आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखना है कम्युनल अवार्ड के समय। ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, कम्युनल अवार्ड के समय। ध्यान दीजिएगा, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932 के द्वारा मुसलमान एवं सिखों के अतिरिक्त अब दलित वर्गों को भी अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान कर दिया गया। अंबेडकर ने इसका समर्थन किया, परंतु गांधी जी ने इस पंचायत के विरुद्ध 20 सितंबर 1932 को यरवदा सेंट्रल जेल में प्रथम आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से पुणे में गांधी व अम्बेडकर के मध्य एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ से चीज़ें वापस ले ली गई थी, ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि हाली पद्धति संबंधित किससे था। ठीक है, हाली पद्धति संबंधित था किससे था, तो ये बंधुआ मजदूरी से था। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। हाली पद्धति बंधुआ मजदूर व बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। यह मुख्यतः बारदोली क्षेत्र से संबंधित है, जहाँ निम्न जनजाति जिन्हें कपिल राज के लोग उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूर के रूप में कार्य करते थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला पूछा जाए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। ठीक है, जो कि 1925 में बनी थी, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। उन्होंने कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन वर्ष 1925 40वें अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। वह भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला भी हैं। वर्ष 1947 से लेकर 49 ईस्वी तक ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही थी। ठीक है, तो ये प्रथम राज्यपाल बनने वाली महिला भी थी और प्रथम भारतीय कह सकते हैं थी, जो कि भारतीय महिला कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, 1925 में 40वें अधिवेशन में। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता श्री C विजय राघव चेरियार ने की थी। ठीक है, सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता C विजय राघव चेरियार ने की थी। सही आंसर होगा नागपुर अधिवेशन, जो कि 1920 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल ही सही है, ध्यान रखिएगा।
क्यों इम्पोर्टेंट है ये ध्यान दीजिएगा। नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी की अध्यक्षता श्री विजय राघव चेरियार ने की थी। इस अधिवेशन के में कांग्रेस ने रियासतों के प्रति अपनी नीति का घोषणा करते हुए उनके शासकों से यह मांग की कि प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार दी जाए, है ना, प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार दी जाए। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। बताना है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। ठीक है, सही आंसर होगा यहाँ पे नागपुर अधिवेशन, ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1920 ईस्वी में अपने नागपुर अधिवेशन में पहली बार रियासतों में जन आंदोलन के प्रति अपनी नीति प्रतिपादित की। नीति में कहा गया कि कांग्रेस रियासतों में लोगों के आंदोलन का समर्थन करेगी और उन्हें ब्रिटिश भारत के साथ एकजुट करने का प्रयास करेंगी। इसका उद्देश्य धीरे धीरे रियासतों पर कांग्रेस का प्रभाव बढ़ाकर उन्हें भारत का अभिन्न अंग बनाना था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे। अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। सवाल है, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे और सबसे लंबे समय तक भी थे ये। इसका आंसर मिल गया होगा, है ना, अब्दुल कलाम आज़ाद, जो कि देखेंगे कि 1940 में बने थे, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। 1927 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली में आयोजित विशेष अधिवेशन में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 35 वर्ष की को अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, बाद में से 1940 में बनाया गया था, वो मुझे याद था। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना 1927 में जब बने थे तो इसमें उनकी उम्र कितनी थी, 35 वर्ष थी। वह सबसे कम उम्र में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। वे 1940 से 46 तक लगातार 6 वर्षों तक आज़ादी से पूर्व सर्वाधिक समय तक ये अध्यक्ष रहे थे। इसी के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जब बने थे सबसे कम उम्र में, तो ये कब बने थे, 1927 में, दिल्ली अधिवेशन में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल है। सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। ठीक है, वही याद कीजिए, डफर। ठीक है, डफर के समय ही हुआ था ये, लॉर्ड डफरिन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड डफर। कार्यकाल कितना था इसका, 84 से लेकर के 88। उसने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। ठीक है, चलिए तो आगे एक सवाल और बच रहे हैं, लेते हैं इसको भी। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। ये था लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, 1936 वाला। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ध्यान दीजिएगा, 1936 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। उन्होंने कहा था कि मैं समाजवाद के अलावा ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं देखता जो भारत के लोगों को गरीबी, बेकारी और गुलामी से मुक्ति दिला सके। ठीक है, तो समाजवाद था यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर यहाँ पे फिलहाल क्या हो जा रहा है, बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 27 MCQ, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कांग्रेस के संबंध में विभिन्न नेताओं के जो वक्तव्य थे, जो उन्होंने कुछ बातें कहीं, ठीक है, तो उसके बारे में पूछा जाता है अक्सर। जैसे कि कांग्रेस के एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है, किसने कहा था, विपिन चंद्र पॉल। ठीक है, कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है, मतलब है कि भीख मांग सकते हैं। उनसे कह रहे हैं कि हम जो औपनिवेशिक सरकार थी उसके सामने बार बार गिड़गिड़ा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, भैया ये दे दो, वो दे दो, हमको आज़ाद कर दो, है ना। तो विपिन चंद्र पॉल का यही मानना था कि कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली, याचना बार बार जैसे करते हैं ना कि छुट्टी हमको दे दीजिए, छुट्टी दे दीजिए, स्कूल में मांगते हैं या फिर कहीं काम कर रहे होते हैं, तो उस तरीके से ये संस्था बताया था इन्होंने, विपिन चंद्र पॉल। किसको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी ना, वो उसको। ठीक है, आदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह उतराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ये कौन कह रहे थे, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, अब देखें ये सब गर्म दल वाले लोग हैं, है ना, ये सब गर्म वाले दल वाले लोग हैं, इन लोग को ये सब याचना वगैरह पर विश्वास नहीं करते। ठीक है, ये हिंसा करो और क्रांति करो और भैया आज़ादी पाओ, ये इन लोग का ये मकसद होता था। तो इसलिए कह रहे हैं कि यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस का स्थापना क्यों किया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना क्यों किया गया था, अंग्रेजों से देखेंगे कि जो भी आपको कुछ ज़रूरत है, कुछ वैसा आपको मांग है, डिमांड करनी है, तो इसी संस्थाओं के द्वारा किया जाता था जब भी अधिवेशन होता था।
तो वही इनका कहना था कि साल भर में अगर जब एक बार टर्राएंगे मेढक की तरफ तो क्या ही मिल जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि जो औपनिवेशिक सरकार थी उनका सिर्फ एक उद्देश्य था कि चलो एक संस्था बना देते हैं इन लोग के लिए, तो इन लोग साल में जो भी इन लोग को मुद्दा होगा वो साल में एक बार हम लोग से पूछ लेगा, तो उसका हम लोग उसका निराकरण कर देंगे, काम हो जाएगा। तो कह सकते हैं भारतीयों को शांत करने के लिए संस्था बनाई गई थी। तो इसलिए यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक कह रहे हैं कि साल भर में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो क्या ही हो जाएगा। ठीक है, इस बार फिर कांग्रेस की स्थापना संबंधी कारकों को पर्दा पड़ा है। ये कौन बोल रहे थे यहाँ पे, सीतारामैया, ठीक है, जो कि गांधी के सपोर्टर थे ये। चलिए आगे है, कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण आश्वासन में अपना सहयोग दे सकूं। लॉर्ड कर्जन, ये सबसे गंदे इंसान थे हमारे नज़र में, ठीक है, इतिहास की नज़र में। इसी के समय में याद कीजिए बंगाल विभाजन भी हुआ था 1905 में, याद होगा किन्हीं को। इस बात है, कांग्रेस संभ्रांत लोगों को प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है ना। ये डफर कह रहे हैं, जब कांग्रेस का जब क्या हो रहा था, स्थापना हो रहा था 1885 में, उस समय ये कौन थे, वायसराय थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस बात है, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। ये कौन व्यक्ति कह रहा है यहाँ पे, लाला लाजपत राय कह रहे हैं। लाला लाजपत राय क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस क्या है, एक लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। कांग्रेस के सम्मेलन शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले है ये। कांग्रेस क्या है, कांग्रेस के सम्मेलन शिक्षित जो भारतीय हैं उनका एक वार्षिक राष्ट्रीय मेला है, एक मेला की तरह है। ठीक है, कौन कह रहे हैं यहाँ पे, लाला लाजपत राय जी कह रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और ये भी कह रहे हैं कि ये जो कांग्रेस है ना, ये लॉर्ड डफरिन का दिमाग की उपज है। और खुद डफरिन क्या कह रहा है कि जो चीज़ें हैं वो क्या है, ये संप्रभात लोगों को प्रतिनिधित्व करने वाला एक संगठन है ना, यानी कह सकते हैं सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। ये कौन कह रहे हैं, डफरिन कह रहे हैं। और इधर लाला लाजपत राय कह रहे हैं कि नहीं, डफरिन क्या है, डफरिन की दिमाग की उपज है ये कांग्रेस। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा रिलेट करके याद रखिए। इसी बात है कि कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है। कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिनों की तमाशा है, 2-3 दिन ये कांग्रेस सम्मेलन चलता था। तो ये कौन कह रहे हैं, अश्विनी कुमार दत्त कह रहे हैं कि कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है। इस बात है, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। ये कौन कह रहे हैं, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी कह रहे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। ठीक है, याद कीजिए विमेश चंद्र चटर्जी, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। विमेश चंद्र चटर्जी जो 1885 में जो अधिवेशन हुआ था पहली बार बम्बई में, तो वहाँ पे वो अध्यक्षता किए थे। ठीक है, और ये बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कुछ कांग्रेस के संबंध में विभिन्न नेताओं के वक्तव्य हैं यहाँ पे। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 27 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।